मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है। मैं गरीब सफाई कर्मचारी के शक्ल में अपने ही जिले के मोहल्ले की गलियों की सफाई करता था। मेरी गुप्त पहचान मोहन लाल है, एक नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो जनता की सेवा के साथ साथ सिस्टम के अंदर बड़े अन्याय की जांच भी करता है। मैं अपनी छोटी बेटी काव्या के लिए सब कुछ करने को तैयार था, क्योंकि वह पढ़ाई में कुछ बड़ा करना चाहती थी। वह खुद पढ़ना सीख रही थी और एडमिशन टेस्ट में हमेशा टॉपर आती थी। एक दिन मैं उसे शहर के सबसे महंगे कारपोरेट स्कूल में एडमिशन दिलवाने गया। जैसे ही हम स्कूल पहुंचे, मेरी मुलाकात प्रिंसिपल विक्रम मल्होत्रा से हुई। उसने मेरी गंदी सफाई वाली वर्दी देखकर मुझे नज़रअंदाज कर दिया और कहा, तुम इस स्कूल के फीस नहीं भर सकोगे। मैं चुपचाप अपने जेब से एक चेक बुक निकाली और भरपूर फीस का चेक तैयार करके उसके सामने रख दिया। प्रिंसिपल ने गुस्से में चेक फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने काउंट होल्डर का नाम पढ़ा, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। वह कुर्सी से खड़ा हो गया और उसकी आंखों में विश्वास नहीं रह गया कि सामने खड़ा इंसान इतना कर सकता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सिग्नल पर रुक गई। तभी मेरी नज़र सड़क पर एक भीख मांगती हुई एक 10 साल की मासूम लड़की पर गई। उसका नाम काव्या था। फटे पुराने कपड़ों में हाथ फैलाकर वह लोगों से पैसे मांग रही थी और हाथ में मिले पैसे छोटे थैले में रख रही थी। उसके चेहरे पर धूल मिट्टी जमी हुई थी और उसकी आंखों में दुनिया की थकान झलक रही थी। यह सोचकर मेरा दिल भर आया कि इस उम्र में बच्चे खेल कूद, पढ़ाई और खुशियों में होना चाहिए, लेकिन ये मासूम सड़कों पर मजबूरी से भीख मांग रही थी। मैंने तुरंत उसे रोककर पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वह बिना देखे आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैंने उसे तलाशा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे गहरा अफसोस हुआ कि मैं उसकी मदद तुरंत नहीं कर सका। मैं आगे बढ़ा, अपनी गाड़ी को सड़क पर चलते हुए सोच रहा था कि कितने बच्चे रोज इसी तरह संघर्ष करते हैं। मैं अर्जुन प्रताप सिंह हूँ, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जिसने कभी भी अपराध और अन्याय को अनदेखा नहीं किया। मेरी बहन निधि कॉलेज की और मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह दुनिया कई तरह के अपराध और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। बड़े बड़े बिल्डर और स्कूल टेस्ट के चेयरमैन जैसे बालदेव चौहान प्राइवेट स्कूलों के नाम पर जमीन और पैसा हड़प रहे हैं। वही अमीर माता पिता के बच्चे मेहनत किए ही आगे बढ़ जाते हैं और गरीब के माता पिता के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तरसते रह जाते हैं। जिले में ऐसे कई मुद्दे मेरे सामने आए। मैंने ठान लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर उन स्कूल और कॉलेज का काला सच उजागर करना होगा, जहां गरीब और मेधावी बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं इसी जांच में लगा था कि अचानक मेरी नज़र फिर उसी मासूम पर पड़ी जिसने मेरी जिंदगी में एक नया मार्ग खोल दिया। मैं घर से निकल रहा था कि पीछे से मेरी बहन निधि ने मुझे आवाज़ दी, भैया आज फिर आप भूल गए क्या? मैंने रुककर उसकी बात सुनी और दिमाग दौड़ाया कि मैं क्या भूल रहा हूँ। निधि ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया याद है आपने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं पास हो जाऊंगी आप मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती और ना ही घर से ज़्यादा निकलती हूँ। मेरा चैन सुकून तो आप ही है ना। मैंने तुरंत समझ गया कि यह बात मैं कैसे भूल सकता मेरे था। लिए मेरी बहन ही मेरी दुनिया थी। मम्मी पापा के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं राजू भैया और उषा दीदी से भी कह दूंगी, वो भी तैयार हो जाएंगे। मैं खुश होकर बोला, हाँ मेरी प्यारी बहन, उन्हें भी कह देना आज रात हम सब होटल में जाएंगे। उषा और राजू सिर्फ हमारे घर के नौकर नहीं थे, बल्कि निधि के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए थे। उन्होंने हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा। ड्यूटी खत्म कर घर लौटने के बाद हम सब तैयार होकर होटल के तरफ चल पड़े।
खुशी खुशी खाना खाकर बाहर निकले ही थे कि मेरी नज़र फिर उसी बच्ची पर पड़ी। काव्या फटे पुराने कपड़े में सड़क पर भीख मांग रही थी। मुझे उसकी हालत देखकर बेहद अफसोस हुआ। मैं तुरंत सोचने लगा कि इस बार मैं उसे कुछ मदद दूंगा। मैंने अपनी बहन और नौकरों को गाड़ी में बैठा दिया और खुद गाड़ी से उतरकर सड़क पार करके काव्या के पास जाने ही वाला था। काव्या भी अपने कदम बढ़ा रही थी कि अचानक एक वाहन उसके तरफ बढ़ा। वह बच्ची गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका छोटा शरीर कांप रहा था और आंखों में डर झलक रहा था। मैंने पूछा, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए और डर के मारे कुछ पल के लिए ठहर गए। वाहन चालक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन काव्या ने कहा, अंकल मैं ठीक हूँ, बस डर गई थी। मैं उसे उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया, उसे फिक्रमंद महसूस करते हुए और सोचते हुए कि कैसे मैं इसे हमेशा सुरक्षित रख सकता हूँ। काव्या मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। गाड़ी में पहले से ही गाड़ी में बैठी मेरी बहन निधि और उषा, राजू यह सब देखकर सन्न रह गए थे। मैं उसी बच्ची को अपने साथ घर ले आया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, निधि ने हैरानी से पूछा, भैया ये बच्ची कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं निधि, इसे मैं भी नहीं जानता। सड़क पर फूल और पानी की बोतल बेच रही थी, अचानक गिर पड़ी। ना जाने क्यों दिल नहीं माना और इसे घर ले आया। तुम जरा इसके खाने पीने का इंतजाम कर दो, यह बहुत भूखी और डरी हुई लग रही है। कुछ देर बाद उषा ने उसे नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और खाने की प्लेट उसके सामने रख दी। काव्या ने ऐसे खाना खाया जैसे उसे बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन मिला हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अपने घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं उसके पास बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से कहा, अंकल मेरा नाम काव्या है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारा नाम है। अब खाना हो गया है तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। उसने मेरे तरफ देखा और बहुत सम्मान लहजे में बोली, नहीं अंकल, मेरा कोई घर नहीं है। यह सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। मैंने फिर पूछा, तो तुम रहती कहाँ हो? उसने कहा, कभी फुटपाथ पर, कभी सड़क किनारे, कभी किसी दुकान के आगे, जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाती हूँ। उसकी नम आंखें और थरथराती आवाज़ उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। निधि भी पास ही बैठी थी, उसकी आंखें भी भर आई थी। मैंने पूछा, तो क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी अंकल, 6 महीने पहले मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। लोग कहते हैं कि वह सड़क हादसा था, लेकिन उसके बाद कोई मुझे अपने पास नहीं रखता। सब कहते भीख मांगकर जी लो, इसलिए मैं दिन भर फूल और पानी बेचती हूँ, कभी कभी भीख भी मांग लेती हूँ। जब मम्मी पापा थे तब मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। उनके जाने के बाद मुझे कोई अपना नहीं मानता। निधि ने मेरे ओर देखकर कहा, भैया ये बच्ची कितनी प्यारी है, क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते? मैंने काव्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब तुम अकेली नहीं हो, मैं एक जिला अधिकारी हूँ। इतनी आसानी से किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस बच्ची की हर बात मुझे दिल से सच्ची लग रही थी। बाद में जब मैंने काव्या के बारे में जांच करवाई तो उसकी बताई हुई हर बात सच निकली। कुछ दिन बाद मैंने उससे पूछा, काव्या क्या तुम पढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। उसने तुरंत कहा, हाँ अंकल, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पापा का भी यही सपना था। यह कहते कहते वह चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कारण पूछा तो वह बोली, अंकल मेरे पापा नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। सुबह सुबह गलियों की सफाई करने जाते थे। हम गरीब थे, लेकिन पापा मम्मी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। पापा कहते थे कि मैं तुम्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। उन्होंने पैसे भी जोड़ने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब वो मुझे शहर के बड़े स्कूल में लेकर गए तो
वहाँ उनके कपड़ों और काम को देखकर हमें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी सफाई कर्मचारी की बेटी की जगह यहाँ नहीं है। उन्होंने दूसरे स्कूल में भी कोशिश की, वहाँ मुश्किल से एडमिशन मिला, लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा की फर्जी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और मेरी पढ़ाई वहीं ख़त्म हो गई। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। क्या इस संदेश में गरीब का बच्चा सपने देखने का हक भी नहीं रखता? सिर्फ उसके पिता के काम और हैसियत के कारण काव्या को पढ़ाई से दूर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पिता गरीब था, एक सफाई कर्मचारी था। उसी पल मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं काव्या का एडमिशन शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में कराऊंगा और साथ ही उन लोगों को भी सबक सिखाऊंगा जिन्होंने उसके पिता की गरीबी को उसका अपराध बना दिया था। लेकिन यह काम सीधे तौर पर नहीं हो सकता था। इसके लिए मुझे पूरे सिस्टम को अंदर से हिलाना था। मैंने काव्या से वादा किया कि मैं उसके पिता का अधूरा सपना पूरा करूंगा। अगले ही दिन मैंने अपनी पहचान बदल ली। जिला मास्टर अर्जुन प्रताप सिंह अब मोहन लाल बन चुका था। एक साधारण सा नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, चेहरे पर धूप की झुलस, आंखों के आसपास मेहनत की थकान, हाथों में पुराने छालों के निशान, कपड़ों पर पसीने की जमी लकीरें और पैरों में एक तरफ सी घिसी हुई चप्पल, सिर पर मैला सा गमछा बांध लिया ताकि बहुत पसीना आंखों में ना जाए। हाथ में झाड़ू और कंधे पर पुराना झोला, बिल्कुल वैसा ही जैसे हर सुबह सड़कों पर दिखाने वाला एक आम सफाई कर्मचारी। काव्या ने भी सफ़ेद रंग की एक साधारण सी फ्रॉक पहनी थी, वही जो पहनकर वह पहली बार मेरे घर आई थी। बालों में 2 छोटी चोटियाँ और उनमें सस्ते लाल रिबन। उनकी आंखों में आज डर नहीं बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि आज वो इसी स्कूल जा रही थी जहाँ उसके पिता को अपमानित किया गया था। हम दोनों एक पुराने 2 पहिया रिक्शे में बैठकर निकल पड़े। जैसे जैसे शहर का इलाका बदलता गया, सड़कें और चौड़ी और चमकदार होती गई। फुटपाथों पर सजे पेड़, महंगे कैफे और शीशे की इमारतें दिखने लगी। खटारा बसों की जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसी फराट भर रही थी। उन चमचमाती कारों के बीच यह पुराना रिक्शा किसी गलत जगह पहुंच गया। सपना लग रहा था। बंद शीशों के पीछे बैठे लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमारी मौजूदगी से उनकी सड़क गंदी हो गई हो। कई बार तेज हॉर्न बजाकर हमें हटाने की कोशिश की गई। रिक्शा वाला चुपचाप अपने लेन में चल रहा था और मैं मन ही मन और मजबूत होता गया। करीब आधे घंटे बाद हम शहर के सबसे नामी और महंगे स्कूल के सामने पहुंच गए, जिसका नाम था एलिट ग्राम स्कूल। ऊंची दीवारें, महल जैसा ढांचा और लोहे का भय गेट जिस पर बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम चमक रहा था। गेट के बाहर हथियारों से लैस प्राइवेट सिक्योरिटी खड़ी थी। रिक्शा वाले ने हमें थोड़ी दूर पर उतारा और पैसे लेकर चला गया। तभी एक लंबा चौड़ा तनी हुई वर्दी वाला सिक्योरिटी गार्ड तेजी से हमारे तरफ बढ़ा। उसकी मूछें अकड़ी हुई थी और चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उसने हाथ उठाकर हमें वहीं रोक दिया और अकड़ आवाज़ में बोला, अरे रुको, यहाँ क्यों खड़े हो? ये कोई मजदूरों की जगह नहीं है, आगे बढ़ो। मैंने शांत रहकर काव्या का हाथ पकड़ा और मिन्नत से कहा, भाई साहब, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आया हूँ। प्रिंसिपल विक्रम मल्होत्रा से मिलने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही वहाँ खड़े बाकी गार्ड हंस पड़े, जैसे कोई भद्दा मजाक सुन लिया हो। उस गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, लगता है आज सुबह कुछ ज़्यादा ही हिम्मत लेकर आ गए हो। जानते हो ये कौन सा स्कूल है? यहाँ उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी गाड़ियों के टायर तुम्हारी कई साल की कमाई से महंगे होते हैं। यह एडमिशन तो छोड़ो, तुम जैसे लोगों को अंदर झांकने का हक भी नहीं है। अपनी बच्ची को लेकर किसी सरकारी स्कूल जाओ, वहीं उसकी जगह है।
मैंने बिना गुस्सा किए बस इतना कहा, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह झोपड़ी में हो, चाहे वह झोपड़ी में पैदा हुआ हो या बंगले में। मैंने सुना है यह स्कूल शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए अपनी बेटी के लिए यहीं आया हूँ। आप बस मुझे एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। गार्ड का व्यवहार और भी ज़्यादा कड़क हो गया और उसने मुझे लेकिन उस गार्ड ने अचानक मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की और गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें सीधी भाषा समझ नहीं आती, डंडे से समझाना पड़ेगा। हम दोनों के बीच बहस तेज हो रही थी कि तभी अंदर से स्कूल का एक हेड मिनिस्टर बाहर आ गया। वह अंधेर ऊन का आदमी था, 3 पीस सूट से सजा हुआ, आंखों पर चमकता हुआ महंगा चश्मा। उसने खींचकर पूछा, यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? गार्ड ने तुरंत शिकायत भरे लहजे में कहा, सर, ये आदमी जबरदस्ती प्रिंसिपल साहब से मिलने की जिद कर रहा है। कहता है कि अपनी बेटी का एडमिशन इसी स्कूल में करवाना है। मैं इसे समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन यह मान ही नहीं रहा। हेड मिनिस्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे मैले कपड़े, पसीने से चिपके बाल और घिसी हुई चप्पल देखकर उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, सुनो, इस स्कूल के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ का स्टेटस तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर है। सिर्फ एडमिशन फार्म की कीमत ही 10,000 रुपये है। क्यों अपना और हमारा वक्त खराब कर रहे हो? यह तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। मैंने बिना कोई बहस किए जेब से अपना पुराना बटुआ निकाला, उसमें से मुड़े तुड़े नोट गिने और पूरे 10,000 रुपये उसके सामने बढ़ा दिए। मैंने शांत स्वर में कहा, यह फॉर्म की फीस है सर, बाकी फीस के लिए भी मैं मेहनत करूँगा। बस एक बार मुझे प्रिंसिपल विक्रम मल्होत्रा से मिलवाने दीजिए। हेड मिनिस्टर एक पल के लिए चौंक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इतने पैसे तुरंत निकाल देगा। उसने सोचा होगा कि चलो इसे अंदर भेज देते हैं, प्रिंसिपल खुद ही इसे बाहर कर देगा। उसने गार्ड को इशारा किया और गेट खोल दिया गया। मैंने काव्या का हाथ थामा और उसी आलीशान परिसर में कदम रखा। अंदर का माहौल किसी रिसॉर्ट से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली, सजे हुए फूल, चिकनी घास और ठंडी एयर कंडीशनर हवा। जैसे ही हम आगे बढ़े, महंगे परफ्यूम की खुशबू ने मेरे पसीने की गंध को दबा दिया। रास्ते में खड़े अमीर माता पिता और मॉडल कपड़ों में सजे टीचर्स हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से आ गए हों। कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को मुझसे दूर खींच लिया, जैसे गरीबी कोई छूने से फैलने वाली बीमारी हो। काव्या डर गई और उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, पापा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने झुककर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम गलत जगह नहीं आए हैं। यह लोग बस हैरान हैं कि इतनी चमक धमक के बीच कोई सादा इंसान कैसे आ गया। तुम डरना मत, एक दिन यही लोग तुम पर गर्व करेंगे। हम रिसेप्शन काउंटर तक पहुँचे, जहाँ एक मॉडल लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने भी पहले टालने की कोशिश की और कहा कि प्रिंसिपल सर बहुत बिजी हैं, बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। लेकिन मेरी मिन्नत जिद की आगे उसने आखिर फ़ोन किया। कुछ देर बाद उसने फ़ोन रखकर हैरानी से कहा, आज पता नहीं कैसे प्रिंसिपल सर ने मिलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। मैंने धन्यवाद कहा और काव्या के साथ लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए उस ऑफिस तक पहुंचा जिसके दरवाजे पर पीतल की पट्टियाँ लगी थी और उस पर लिखा था, विक्रम मल्होत्रा प्रिंसिपल। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक भारी आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह कोई साधारण ऑफिस नहीं था, बल्कि एक विशाल हॉल था जिसमें शानदार ईरानी कालीन बिछे थे और दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स लगी थी। कमरे के कोने में शीशे की एक बड़ी और कीमती टेबल के पीछे मिस्टर विक्रम मल्होत्रा बैठे थे। वह शरीर से मजबूत और चेहरे से घमंडी दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने गहरे रंग का 3 पीस सूट पहना था और कलाई में सोने की घड़ी चमक रही थी। अपनी घूमने वाली चमड़ी की कुर्सी पर टेक लगाकर वह फाइल चेक कर रहे थे। मैं और काव्या दरवाजे के पास खामोशी से खड़े रहे, क्योंकि बैठने के लिए कहा नहीं गया था। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ एसी की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने चश्मा ऊपर किया और मुझे देखा। उसके माथे पर बल खड़े हो गए और चेहरे पर नाराज़गी छा गई। उसने बैठने का इशारा तक नहीं किया और अकड़ आवाज़ में कहा, हाँ भाई बोलो, क्यों मेरा कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मैंने विनम्रता और सम्मान से झुककर नमस्ते किया और धीरे से कहा, सर मैं मोहन लाल हूँ। मैं अपनी मोहल्ले में नगर निगम के काम में लगा रहता हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी का आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत समझदार और पढ़ाई में तेज है। मैं चाहता हूँ कि उसे इस शहर के बेहतरीन शिक्षा मिले ताकि उसका भविष्य संवर सके। प्रिंसिपल ने जोरदार हंसी उड़ाई जो पूरे हॉल में गूंज गई। वह कुर्सी से उठे और धीरे धीरे टेबल की ओर आए। उन्होंने मेले कपड़े, घिसी चप्पल और काव्या के साधारण होलियों को ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड भरे आवाज में कहा, भाई तुम रास्ता भूल गए हो क्या? यह शहर का सबसे बड़ा एंट्री ग्रामर स्कूल है। यहाँ मंत्री, बड़े ऑफिसर और उद्योगपति बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारी बेटी इन बच्चों के बीच कैसे खड़े रहेगी? पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। जब बाकी बच्चे अपने विदेश में बिताई हुई छुट्टियों की बात करेंगे तो तुम्हारी बेटी क्या बताएगी कि उसने छुट्टियां अपने पिता के साथ झाड़ू पकड़कर बिताई? तुम क्यों इस मासूम बच्ची में हीना भवन पैदा करना चाहते हो? अपनी औकात में रहो और इसे किसी ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ ऐसे बच्चे हों। मैंने खामोशी से उसकी बातें सुनी। चेहरे पर ना तो गुस्सा दिखा और ना ही शर्मिंदगी, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। मैंने सुकून से कहा, सर इज्जत और समझदारी पैसे या स्टेज से नहीं आती। यह ऊपर वाले का दया हुआ गुण है। मेरी बेटी होशियार है। अगर आप इसे मौका देंगे तो यह आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। और रही बात स्टेट की, तो समय बदलने में देर नहीं लगती। आज जो गरीब है कल अमीर बन सकता है। इंसान का मूल्य उसका चरित्र है, बैंक बैलेंस नहीं। प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यह बात नगरवार गुजरी कि एक मामूली सफाई कर्मचारी उसके आंखों में आंखें डालकर शिष्टाचार और नैतिकता की बात कर रहा है। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और चीखते हुए कहा, मुझे फिलासी मत दो और मत सुनाओ। तुम जैसे लोग बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो गायब हो जाते हो। तुम्हें पता है कि यहाँ की फीस कितनी है? 20 लाख एडमिशन, महीने के 80,000 और किताब यूनिफॉर्म में लाखों खर्चा। तुम जीवन भर गलियों की सफाई करोगे तब भी इतनी रकम नहीं जमा कर सकोगे। इसलिए यहाँ से चले जाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ और तुम्हें बाहर निकलवाऊंगा। मैंने प्रिंसिपल की आंखों में घमंड देखा और धीरे से कहा, सर अगर मैं फीस जमा कर दूँ तो क्या मेरी बेटी को एडमिशन मिल जाएगा? आपको कोई एतराज़ नहीं होगा है ना? प्रिंसिपल ने जहरीली मुस्कान दी और कहा, हाँ अगर अभी और इसी समय पूरी फीस दोगे तो तुम्हारी बेटी का एडमिशन पक्का है। लेकिन मैं जानता था यह सब मेरा टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। शायद तुम्हारे पास वापस जाने के पैसे भी नहीं होंगे। मैंने कुछ कहे बिना अपनी मैली कुचैली फटकी जेब में हाथ डाला। प्रिंसिपल मुझे देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि अब मैं कोई सिफारिश की पर्ची निकालूंगा या भीख मांगूंगा या फीस माफ़ करने की विनती करूंगा। लेकिन मैंने जेब से धीरे धीरे एक लंबी सी चेकबुक निकाली। यह देखकर प्रिंसिपल की आंखें चौथिया गई और वह ठहर सा गया। उससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने उसके टेबल पर रखा ब्रांडेड पेन उठाया और पूरी शांति और आत्मविश्वास से चेकबुक खोल दी।
मैंने तारीख लिखी, स्कूल का नाम दर्ज किया और रकम वाले कलम में शब्दों और अंकों में 20 लाख अंकित कर दिए। यह पूरा साल की फीस और बाकी खर्चों के लिए पर्याप्त थी। प्रिंसिपल इन नज़ारों को देखकर चौंक गया। वो अपने दिमाग में इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहनने वाले सफाई कर्मचारी के पास बैंक का चेक हो सकता है, और वह भी इतनी बड़ी रकम का। मैंने चेक पर साइन किया, उसे अलग किया और सीधे टेबल पर रख दिया। पेन वापस रखते हुए मैंने गंभीर और ठंडी आवाज़ में कहा, यह लीजिए सर, पूरे साल की फीस। अब आप मेरी बेटी का फॉर्म भर दीजिए और रसीद भी बनवा दीजिए। प्रिंसिपल का घमंड अब चरम पर था। उसे लगा कि यह केवल उसका मजाक है या यह चेक नकली है और बाउंस हो जाएगा। उसने चेक उठाया, दोनों हाथों में कसकर थाम लिया और चीखते हुए बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इतनी हिम्मत की मेरे साथ मजाक करो? यह कागज़ का टुकड़ा मैं फाड़ दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। विक्रम मल्होत्रा ने चेक को अपने हाथों में पकड़ रखा था, जैसे यह कोई विस्फोटक बम हो जिसे पकड़कर अपनी ईगो को तसल्ली दे सके। उसके चेहरे पर नफरत और अहंकार का ऐसा प्रभाव था कि किसी भी भय इंसान के दिल कांप जाए। उसने दोनों किनारों को कस के पकड़ा, जैसे यह चेक उसके लिए सम्मान का पक्ष हो। मैं अब तक खामोश खड़ा था, चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास लिए। अचानक मैंने गहरी और ठंडी आवाज़ में कहा, मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, इस चेक को फाड़ने से पहले एक बार ध्यान से देखिए नाम और राशि, वरना यह आपकी पूरी जिंदगी पछतावे और शर्मिंदगी में जल सकती है और आपके इस फैसले की सज़ा आपकी नस्ल तक भुगतेगी। मेरी आवाज़ में इतनी ठहराव और आत्मविश्वास था कि प्रिंसिपल के हाथ हवा में ही रुक गए। हालांकि वह गरीब और मामूली इंसान की धमकी से रुकने वाला नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में चमक और शब्दों की ताकत ने उसे अनजाने में रोकने पर मजबूर कर दिया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर लगी कीमती कलाक की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। अशोक ने अपनी पकड़ ढीली की और नजरें चेक के किनारे के हिस्से पर टिकाई जहां अकाउंट होल्डर का नाम लिखा था। उसे लगा वहाँ कोई कंपनी का नाम होगा या किसी सेठ का चेक चोरी किया गया, लेकिन जब उसकी नज़र नाम पर पड़ी तो वह स्पष्ट लिखा था, अर्जुन प्रताप सिंह। यह नाम देखकर प्रिंसिपल का दिमाग चकरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक फटे पुराने कपड़े वाला सफाई कर्मचारी के पास अर्जुन सक्सेना का सिग्नेचर और क्रॉस किया हुआ ओरिजिनल चेक कैसे हो सकता है। यह सोचते सोचते अशोक कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुला और एक भारी भरकम इंसान बिना अनुमति के अंदर दाखिल हुआ। यह इंसान बालदेव चौहान था, स्कूल स्टेज का अध्यक्ष और इलाके का सबसे बड़ा लैंड माफिया, जिसके नाम के आगे ही डर था। बालदेव ने सफ़ेद कुर्ता सलवार पहना था, कानों में बालियां झूल रही थी और गले में भारी सोने की चैन लटक रही थी। उसके पीछे दो पर्सनल बॉडीगार्ड खड़े थे जो दरवाजे पर ही रुक गए। बालदेव के अंदर आते ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। उसने गहरी आवाज़ में कहा, अरे विक्रम सर, यह क्या तमाशा है? मैं 10 मिनट से बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ और आपका स्टॉप कह रहा है कि आप मीटिंग में बिजी हैं। अब आप बताइए कौन सा VIP है जिसकी वजह से मुझे खड़ा किया गया। उसकी नज़रें मेरे और काव्या पर पड़ी। वह ज़ोर से हंसा और नफरत से बोला, ओहो, तो यही है वह VIP मीटिंग? एक सफाई कर्मचारी और उसकी ये मैले कपड़ों वाली बच्ची, आप इसे अपने ऑफिस में कैसे आने दिया? प्रिंसिपल विक्रम मल्होत्रा, जो पहले ही चेक देखकर हक्का बक्का हो चुका था, बालदेव को देखकर और ज़्यादा घबरा गया। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठा और तिलमिलाकर बोला, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इसे बाहर निकाल ही रहा था। यह आदमी पागल है, सुबह सुबह से खड़ा है कि अपनी बेटी को एडमिशन दे दूं।
मैं इसे समझा रहा था कि यह स्कूल उसकी पहुंच से बाहर है। बलदेव चौहान ने मेरे तरफ देखा और उंगली नचाते हुए बोला, ओह भिखारी, निकल यहाँ से, वरना मैं अपने गार्ड से कह दूंगा कि तेरी हड्डियाँ तोड़ दी जाए। यह स्कूल किसका है तुम्हें पता नहीं? वैसे भी मुझे वह आखिरी सीट चाहिए जो तुमने होल्ड किया है। मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा आ रहा है, उसकी एडमिशन देनी है। मैंने बालदेव की बदतमीजी और धमकी को पूरी खामोशी से सुना। काव्या डर के मारे मेरे पीछे छुप गई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में अजीब सा आग भड़क उठी। मैं जो अभी तक शांत खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ाया और बलदेव की आंखों में आंखें डालकर बोला, जुबान संभाल कर बात करो। यह स्कूल किसी की जागीर नहीं है और ना ही तुम्हारे जैसे लैंड माफिया का अड्डा। यह शिक्षा का संस्थान है और जिस सीट की बात तुम कर रहे हो उसकी फीस मैंने अदा कर दी है। अब वह सीट मेरी बेटी काव्या की है। मेरे जवाब को सुनकर बालदेव चौहान हक्का बक्का रह गया। आज तक किसी ने उसके सामने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी और अब एक सफाई कर्मचारी उसे आंखें दिखा रहा था। बालदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह विक्रम के तरफ पलटा और चिल्लाया, यह क्या बकवास है? इसने फीस अदा कर दी है, इसकी औकात क्या है? विक्रम मल्होत्रा ने कांपते हाथों से चेक उठाया और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, देखिए सर, यही तो समस्या है। इसने अभी अभी यह चेक दिया है और यह कोई मामूली कागज नहीं। जरा नाम देखिए। बालदेव ने गुस्से में उसके हाथ से चेक छीना और नज़र डाली। जैसे ही उसने अर्जुन प्रताप सिंह का नाम पढ़ा, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। उसने सोचा कि उसने चोरी पकड़ ली है। वह चेक हवा में लहराते हुए बोला, वाह वाह, यह तो माजरा है चोरी का। माल और सीने जोरी। अरे ओ भिखारी, यह चेक तूने कहाँ से चुराया? वह तो हमारा गुलाम है, मेरा दोस्त है। तू नहीं जानता कि उसे फ़ोन करके तेरा क्या हाल होगा। तू क्या सोचता है कि तू उनका चेक चोरी करके ले जाएगा और मैं नहीं पहचानूंगा? मैंने बालदेव चौहान के झूठ पर एक ठंडी आह भरी और कहा, अच्छा तो तुम अर्जुन प्रताप सिंह को अच्छे से जानते हो? बालदेव चौहान ने अकड़ते हुए अपनी अस्थानी ऊपर सरकाई और गर्व भरे अंदाज में कहा, हाँ हाँ, वह मेरा पुराना दोस्त है, मेरे भाइयों जैसा। कल रात ही बात हुई थी। मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ और तेरी शिकायत लगाता हूँ। एक चेक गायब है और वह चेक तेरे जैसे भिखारी कर्मचारियों के पास क्या कर रहा है? फिर देखा तेरा क्या हाल होगा। पुलिस थाने में ले जाऊंगा और हाथ में झाड़ू लेकर तुझे जेल में घुमाना पड़ेगा। मैं सुकून से अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरा अंदाजा इतना आत्मविश्वास भरा और निडर था कि बालदेव एक पल के लिए ठिठक गया। मैंने कहा, फ़ोन लगाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्त अर्जुन प्रताप सिंह से कितनी मजबूती है। स्पीकर पर लगाना ताकि मैं भी सुन सकूं। यह सुनकर बालदेव फंस गया। वह बस लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसके मेरे साथ अब तक कोई जान पहचान नहीं थी। मेरी पहली ही मुलाकात थी और मैं बेहद ईमानदार और सिद्धांतों वाला इंसान था जो इसके जैसे लोगों से कभी डरता नहीं। बालदेव ने झिझकते हुए मोबाइल निकाला और फर्जी नाटक शुरू किया। हेलो अर्जुन साहब, मैं बालदेव बोल रहा हूँ। जी, वही दिक्कत है, एक चोर आपका चेक लेकर आया है। मैं सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरी यह मुस्कान बालदेव के लिए जहर की तरह थी। मैंने अचानक टेबल पर हाथ मारा और मोबाइल गिरने से बचाया। मैंने तेज आवाज़ में कहा, बस करो, यह नाटक बंद करो। डीएम अर्जुन प्रताप सिंह अभी किसी बेहद अहम मिशन पर हैं। तुम जैसे झूठे और मक्कार लोग उनके करीब भी नहीं जा सकते। बालदेव ने गुस्से में फ़ोन जेब में डाल दिया और अपने गार्ड्स को आदेश दिया, अंदर आओ और इसकी टांगें तोड़ दो। पुलिस बाद में देख लेंगे, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे पर खड़े गार्ड बंदूक ताने अंदर दाखिल हुए। यह देख काव्या चीख कर रोने लगी।
माहौल और भी तनावपूर्वक हो गया। प्रिंसिपल विक्रम मल्होत्रा टेबल के पास छुपने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरी आंखों में शेर जैसी आग थी। मैंने उंगली उठाई और गरजते हुए कहा, रुक जाओ। घास के कदम जैसे ठहर गए। मैं बलदेव चौहान के तरफ बढ़ा और कहा, तुम ताकत और दौलत के नशे में अंधे हो गए हो। सोचते हो कि बंदूक और पैसे के दम पर शिक्षा के मंदिर को अपनी जागीर बना लोगे। तुमने इस प्रिंसिपल के साथ मिलकर गरीबों का हक मारा है, स्कूल की जमीन पर कब्जा किया है। मुझे तुम्हारे काले करतूत की पूरी फाइल मिल चुकी है। बालदेव हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, तू कौन है और यह सब किसने बताया? मैंने अपने जेब से एक और कागज़ निकाला जो स्कूल के खुफिया अकाउंट के स्टेट थे और उसे उसके मुंह पर फेंक दिया। कहा, यह देखो, यह तुम्हारी और विक्रम मल्होत्रा की चोरी का पूरा रिकॉर्ड है। स्कूल फंड से करोड़ों गायब हुए। क्या समझते हो कि कोई देख नहीं सकता? विक्रम मल्होत्रा अब टेबल के पास खड़े थे। दोनों को अब कुछ गड़बड़ लगने लगा। विक्रम ने कांपते आवाज में कहा, सर, मुझे अब साफ लग रहा है यह सफाई कर्मी कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके सिग्नेचर मैंने चेक पर देखे थे, वह बिल्कुल असली थे। बालदेव ने बौखलाहट में बालदेव चौहान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? असली थे? क्या यह डीएम है? मैंने मुस्कुराकर बोला, नहीं, उसका कोई व्यक्तिगत संगत नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। सर से वह मेला रुमाल उतारकर नीचे फेंक दिया और अपनी फटके जेब से एक टिश्यू निकाला। धीरे धीरे अपने चेहरे पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। कमरे में एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया, जबकि नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई थी। जैसे जैसे मैल साफ कर रहा था, बालदेव चौहान और विक्रम मल्होत्रा के चेहरे से खून सूखता गया। यह वही चेहरा था जो टीवी स्क्रीन, न्यूज़ और सरकारी बैनर्स पर अक्सर दिखाई देता था। पूरा शहर इसे जानता था। यह वही व्यक्ति था जिसकी एक झलक से लोग कांप जाते थे। बालदेव चौहान के गले से अजीब सा आवाज़ निकली, जैसे किसी ने उसका गला कस दिया हो। उसकी टांगें कांप गई और वह दीवार के सहारे खुद को संभालने लगा। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर सायरन की तेज आवाज़ गूंजने लगी। यह किसी की गाड़ी का सायरन नहीं था, बल्कि पूरे पुलिस बल की। खिड़कियों से नीली और लाल बत्तियों की रोशनी कमरे में चमकने लगी। दरवाज़ा दोबारा खुला और इस बार अंदर प्राइवेट गार्ड्स नहीं, बल्कि फोर्स के कमांडो और एंटी एक्शन ऑफिसर दाखिल हुए। सबसे आगे पुलिस इंस्पेक्टर था। पुलिस आते ही इंडिया जोड़ते हुए मेरे तरफ देखकर सैल्यूट किया और तेज आवाज़ में बोला, सर, पूरा स्कूल घेर में ले लिया गया है। सारी रिकॉर्ड और दस्तावेज कब्जे में है। यह नज़ारे देखकर बालदेव चौहान और विक्रम मल्होत्रा के होश उड़ गए। दोनों जमीन पर बैठ गए। विक्रम मल्होत्रा ने कांपती आवाज़ में कहा, सर प्लीज़ हम पर दया कीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं अंधा था। बालदेव चौहान, जो पहले शेर बनकर खड़ा था, अब भीगी बिल्ली बन गया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो आपका नौकर हूँ। मुझसे वह माफ़ी मांग ले। मैंने अपना चेहरा पूरी तरह साफ कर लिया और सम्मानित अंदाज में काव्या को गोद में उठाया। नफरत भरी नज़रों से दोनों को देखा और कहा, तुम्हारा मजाक अब अदालत सुनने वाली है। तुमने शिक्षा को कारोबार और स्कूल को माफिया अड्डा बना रखा था। आज से इस शहर में कोई भी प्रिंसिपल किसी गरीब के कपड़े देखकर उसे एडमिशन देने से इनकार नहीं करेगा। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया, इन दोनों को अरेस्ट करो। इन लोगों ने काव्या के माता पिता ही नहीं, बल्कि कई और बच्चों के माता पिता को भी जलील किया होगा और इनके बच्चों का हक छीन लिया होगा। इसके साथ ही बालदेव चौहान का सारी प्रॉपर्टी का छानबीन की जाए। पुलिस ने फौरन दोनों को दबोच लिया। घसीटते हुए बाहर ले जाते समय स्कूल स्टॉप और बाहर खड़े माता पिता हैरानी से यह नज़ारा देख रहे थे। काव्या का एडमिशन मैं
पहले से ही सुरक्षित कर चुका था। साथ ही स्कूल में हो रहे सभी गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश भी हो चुका था। इतना ही नहीं, एक और सच्चाई सामने आई। दरअसल काव्या के माता पिता का फर्जी एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था और इसके पीछे जिम्मेदार विक्रम मल्होत्रा था। जब काव्या के पिता अपनी बेटी का एडमिशन कराने स्कूल गए थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने आरटीआई के जरिए काव्या के लिए सीट सुरक्षित करने की कोशिश की। कई अमीर लोग उस सीट को खरीदने की कोशिश कर रहे थे और काव्या के पिता को ब्लैकमेल किया गया, पर वे डटे रहे। अगले दिन मैं अपना सफाई कर्मचारी वाला रूप उतार कर अपने असली रूप में आ चुका था। मीडिया की दर्जनों रिपोर्ट, माइक और कैमरे लगे खड़े थे। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सर यह सब क्या है? आपने सफाई कर्मचारी का रूप क्यों अपनाया? मैंने कैमरे के तरफ देखा और एक ऐसी लाइन कही जिसने पूरी सिस्टम को हिला दिया। मैंने कहा, मैंने यह रूप धारण किया था क्योंकि मैं केवल फाइलों में दर्ज रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता था। मैं खुद देखना चाहता था कि मेरे सिस्टम में गरीब पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यह काबिलियत की बजाय जेब देखी जाती है। मैंने काव्या के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी बेटी नहीं है, यह एक मामूली नगर निगम कर्मचारी की बेटी है, जिसकी जान इसलिए खतरे में पड़ी क्योंकि वह अपनी बेटी को शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलवाना चाहती थी। मैंने इसे गोद लिया। अब यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके पिता का सपना भी पूरा करूँगा और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैंने मीडिया की तरफ देखा और कहा, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को तलाशिए जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर यह बच्ची मुझे गली में भीख मांगती हुई नहीं दिखती और मैं इसके तकलीफ नहीं सुनता तो शायद आज यह अपनी बचपन की खुशियों से विचलित हो जाती और भविष्य भी खराब होता। यह सब करना इसका शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। हमारे समाज में विक्रम मल्होत्रा जैसे प्रिंसिपल हैं जो केवल कपड़ों और जूतों की मिट्टी देखकर बच्चों का हक छीन लेते हैं। एक आम आदमी भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि हम जैसे लोग उसे तोड़ नहीं बल्कि समर्थन दें। मैं काव्या के पिता पर भी गहरी सहानुभूति महसूस कर रहा था। वे जिस स्कूल में गए थे उस पर हमने छापा मारा और कई अन्य प्राइवेट स्कूलों में हो रहे घोटालों का खुलासा किया। आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा देने के बजाय मौत और अन्याय बांटते हैं। गरीब बच्चों के साथ भेदभाव होता है जबकि अमीर बच्चों का इज्जत दी जाती है। हमने एंट्री ग्रामर स्कूल को अपनी हिरासत में लिया और पूरे स्कूल को खाली करवा दिया। बालदेव चौहान और विक्रम मल्होत्रा जैसे कई लोगों को गिरफ्तार करवाया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और सख्त नियम लागू किए गए कि अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया या उससे ज़्यादा फीस वसूली की गई तो वह स्कूल तुरंत बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर स्कूल बच्चों की समझदारी से ज़्यादा उनके पिता के बैंक बैलेंस को देखते हैं। काव्या भी अब खुश है। स्कूल बंद होने के बाद काम वही खत्म नहीं हुआ था। उसी इमारत ने नए सिरे से व्यवस्था बनाई गई। पुराने बरस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका गया और उनकी जगह ऐसे काबिल टीचर्स की नियुक्ति हुई जो किताबों से पहले इंसानियत पढ़ना जानते थे। एक ईमानदार और संदेहशील प्रिंसिपल को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसकी पहली शर्त यही थी कि इस स्कूल में अमीर गरीब का फर्क नहीं होगा। अब वहाँ दाखिल ना तो महंगे कपड़ों से तय होता था और ना ही बड़े गाड़ियों से, बल्कि बच्चे की मेहनत और काबिलियत से होता था। वही स्कूल जो कभी डर और अपमान का अड्डा था, अब उम्मीद और बराबरी का पहचान बन चुका था। अब उस स्कूल के क्लासरूम में एक ही बच्चे पर बिल्डर का बेटा और रेडी वाले की बेटी साथ बैठकर पढ़ते थे। दोनों को एक जैसी किताबें, एक जैसी इज्जत और एक जैसा मौका मिलता था। टीचर्स बच्चों के नाम से नहीं, उनकी मेहनत से पहचान करते थे।
स्कूल की दीवारों पर अब विज्ञापन नहीं बल्कि बच्चों के सपने टंगे रहते थे। काव्या भी रोज समय पर स्कूल जाती थी, वही काव्या जो कुछ वक्त पहले सड़क किनारे फूल और पानी की बोतल बेचती थी, आज किताबों में अपना भविष्य ढूंढ रही थी। उसने पढ़ाई को बोझ नहीं हथियार बना लिया था। अपनी मेहनत और लगन से वह हर परीक्षा में आगे निकलने लगी। टीचर्स उसकी आंखों में छुपी आग और आत्मविश्वास को साफ देख सकते थे। समय बीतता गया और वही बच्ची जिसे कभी सिस्टम ने ठुकरा दिया था, अब उसी सिस्टम का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही थी। वर्षों बाद जब रजिस्टर आया तो काव्या का नाम जिले के टॉप लिस्ट में था। आज वह एक काबिल ऑफिसर बन चुकी थी। वर्दी में खड़ी काव्या को देखकर किसी को यकीन नहीं होता था कि यही लड़की कभी मजबूरी में सड़कों पर भटकती थी। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द था, लेकिन साथ में आत्मसम्मान और हौसले की चमक भी थी। काव्या जानती थी कि अगर उस दिन किसी ने सिस्टम के पीछे की सच्चाई देखने की हिम्मत ना की होती तो शायद वह आज भी उसी सड़क पर होती। अब वह खुद उन बच्चों के लिए आवाज़ बन चुकी थी जिनकी काबिलियत अक्सर गरीबी के शोर में दबा दी जाती है। काव्या जब पहली बार अफसर की कुर्सी पर बैठी तो उसकी नज़र सामने रखी फाइलों से ज़्यादा बाहर खड़े लोगों पर थी। उन चेहरे पर जिनमें कभी उसने अपना अक्स देखा था, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें और मन में दबा हुआ एक सवाल, क्या हमें भी मौका मिलेगा। उसने कलम उठाई और उसी पल खुद से वादा किया कि उसके रहते किसी बच्चे की किस्मत उसके पिता की जेब से तय नहीं होगी। उसी दिन के बाद जिले के हर स्कूल में एक नई सोच ने जन्म लिया। निरीक्षण सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में होने लगे। जो टीचर बच्चों को उनके हालत से तौलते थे उन्हें हटाया गया और जो इंसान बनना चाहते थे उन्हें आगे लाया गया। स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर अब फीस नहीं, मेरिट की सूची लगने लगी। काव्या अक्सर उस स्कूल के गेट पर खड़ी होकर बच्चों को अंदर जाते देखती। उसे याद आता था जब वह खुद उसी गेट के बाहर खड़ी होकर पानी की बोतल बेचा करती थी। आज वही गेट सबके लिए बराबर खुला था। कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सिर्फ बच्चे और उनके सपने। एक दिन उसने उसी क्लासरूम में जाकर बच्चों से कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो तुम सब भी पहुँच सकते हो। हालात कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हौसले नहीं। बच्चों की तालियां में उसे अपने माता पिता की अधूरी आवाज़ सुनाई दी और आंखें अपने आप भर आई। शाम ढलते ढलते स्कूल के मैदान में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वही स्कूल जो कभी डर और भेदभाव की पहचान था, अब बराबरी और उम्मीद की मिसाल बन चुका था। सिस्टम बदल चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि सोच बदल चुकी थी। और इसी बदलाव की सबसे जिंदा मिसाल थी काव्या, जो कभी सड़क पर मजबूरी ढोती थी और आज उसी समाज की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस बच्चे की आंखों में अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। काव्या जब वर्दी पहनकर पहली बार अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम अपने आप थम गए। यही वह घर था जिसने उसे उस दिन अपनाया था जब उसके पास नाम के सिवा कुछ भी नहीं था। यही वह छत था जहाँ उसे पहली बार सुकून की नींद मिली थी। यही वह आंगन था जहाँ उसे पढ़ाने का हौसला मिला था। दरवाज़ा खुला और सामने अर्जुन प्रताप सिंह खड़े थे। वही अर्जुन प्रताप सिंह जिन्होंने एक दिन मोहनलाल बनकर सिस्टम की सच्चाई देखी थी और फिर एक पिता बनकर काव्या का हाथ थामा था। काव्या ने झुककर उनका पैर छूना चाहा, लेकिन अर्जुन प्रताप सिंह ने उसे तुरंत रोक लिया और गले से लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, आज तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, आज तू उन लाखों बच्चों की उम्मीद है जिन्हें कभी मौका नहीं मिलता। काव्या की आंखों में से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, गर्व के थे। उसी वक्त अंदर से निधि बाहर आई। निधि जो कभी उसकी बड़ी बहन बनकर उसे किताबें पकड़ाती थी, आज उसे वर्दी में देखकर
कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। फिर दौड़कर काव्या को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था तू एक दिन यहाँ तक जरूर पहुँचेगी। आज माँ बाप नहीं है।